Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video lecture I'll be explaining about tuberculosis, and it is the most important topic and very frequently asked questions in the examination. So let's start the topic with the introduction, that is कि व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली। तो ट्यूबरकुलोसिस जो आता है आपका वो टू वर्ड्स से फॉर्म होके बना है, दैट इज़ ट्यूबरक्यूल एंड ओसिस। तो ट्यूबरक्यूल मीन्स क्या होता है, जो आपके लंग्स है या लंग्स के टिश्यू है उसमें जो छोटे छोटे नॉड्यूलर लीजन्स बन जाते हैं, दैट इज़ ट्यूबरसेल। एंड देन ओसिस, ओसिस मीन्स अ कंडीशन। सो ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, या लंग्स की टिश्यू है उसमें छोटे छोटे नॉड्यूलर लीजन्स बन जाते हैं, और ये एक इन्फेक्शन की वजह से होते हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया कॉज करता है। एंड बैक्टीरिया जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो नाउ साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस है जनरली मतलब मोस्टली कंडीशन में आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, बट वो अदर पार्ट्स में भी हो सकता है आपकी बॉडी के, ठीक है। तो ये कब हो, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, यू नो कि स्प्रेड होता है एयरबॉर्न है, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन है उसे एक्टिव टीबी है, अगर वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके जो रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स हैं वो आप में एंटर कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं जिनको टीबी है वो ये होते हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा कफ होता है। उस कफ प्रोडक्शन में जो उनका स्प्यूटम बनता है वो ब्लड स्टेन्ड भी होता है, ठीक है। नाइट स्वेट्स होते हैं, उन्हें फीवर काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। उनका वेट लॉस होता है। ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है बॉडी के, बट मोस्ट कॉमनली लंग्स में होता है, तो उसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। देन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मीन्स कि जब भी आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स के अलावा बॉडी में किसी भी पार्ट में हो रहा है, दैट इज़ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और ये जो देखिए अब कंडीशन ये होती है कि आपको पल्मोनरी ट्यूबर, ऐसा कंडीशन होती है कि आइदर किसी को पल्मोनरी होता है और किसी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है, एंड ये कंडीशन भी होती है कि किसी को दोनों साथ में भी होते हैं, तो दैट इज़ द कंडीशन, ठीक है। और जो मोस्टली जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उनको लेटेंट टीबी बोला जाता है। तो इसमें जनरल सिम्टम्स वही आ गए कि फीवर रहता है टीबी के पेशेंट्स को, ठीक है, चिल्स आते हैं उन्हें, नाइट स्वेट्स रहते हैं, और एपेटाइट लॉस होते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, उनका वेट लॉस हो जाता है काफ़ी, और वो काफ़ी फटीग में रहते हैं, और उनमें नेल क्लबिंग भी आप देख सकते हैं। नाउ कम्स पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो पल्मोनरी देखिए इसमें क्या होता है, अगर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन आपका एक्टिव हो जाता है तो मोस्टली ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जब अगर वो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं कि पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कफ रहता है, और कफ विद स्प्यूटम रहता है इसमें मेनली, ठीक है। जो 25% ऑफ द पीपल हैं उनको सिम्टम नहीं भी होते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें कफ रहता है, काफ़ी टाइम तक रहता है, एंड देन वो ब्लड स्टेन हो जाता है, उसमें ब्लड भी आता है, ठीक है। और बहुत रेयर केसेस में जो इन्फेक्शन होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में भी चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत मैसिव ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो क्रॉनिक इलनेस बन सकता है, ठीक है। और क्या है, आपकी जो लंग्स के अपर लोब्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैरिंग हो सकती है, स्कैरिंग की वहाँ पर इन्फेक्शन आपका ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो जो अपर लोब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अफेक्ट हो जाते हैं देन द लोअर लोब्स। तो जो रीज़न इसके लिए मतलब क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट ये है कि जो आपका एयर फ्लो है वो अपर लोब्स में ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, और अपर लोब्स में आपके पुअर लिम्फ ड्रेनेज है, तो इस वजह से मोस्टली अपर लोब्स जो होते हैं लंग के वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। सो मेन सिम्टम्स देखिए, सेंट्रल आपको क्या अफेक्ट करेगा कि एपेटाइट लॉस होगा, फटीग रहेगा, लंग्स में चेस्ट पेन होगा, ठीक है, कफ आएगा विद ब्लड, ठीक है, प्रोडक्टिव और प्रोलॉन्ग कफ रहेगा पेशेंट को, स्किन में नाइट स्वेट्स हो गई, ठीक है, पेल स्किन हो जाएगी पेशेंट की। नाउ कम्स योर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो 15 to 20% एक्टिव केसेस में ऐसा होता है जो आपका इन्फेक्शन है वो लंग्स के अलावा दूसरी और बॉडी पार्ट्स में आपका अफेक्ट कर जाता है, तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो आपकी इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, और जो जो HIV वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें 50% केसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो नोटेबल एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्फेक्शन साइट्स कौन कौन सी आपकी, वो प्लूरा है, ठीक है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनिंजाइटिस में होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो आपका स्क्रोफुला है नेक का वहाँ पे, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है आपका यूरोजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, बोन्स और जॉइंट्स में भी हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है जो आपके ट्यूबरकुलर एब्सेस होते हैं वो जब बर्स्ट होते हैं तो उससे आपका ट्यूबरकुलर अल्सर होने के ज़्यादा चांसेस होता है, अल्सर ही फॉर्म होते हैं उससे, ठीक है। तो पोटेंशियली ये ज़्यादा आपका ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी के बाहर हो रहा है। तो अगर वो फ्लूइड अगर किसी के कांटेक्ट में आ गया तो उसको आप मतलब उसे इन्फेक्शन इजीली हो जाएगा और उसे डिसएमिनेटेड टीबी भी बोला जाता है और मोस्ट कॉमनली मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। सो यहाँ देखिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजाइटिस को अफेक्ट करेगा, प्लूरा में वो आपके ट्यूबरकुलोसिस प्लूरेसी हो जाएगा, डिसएमिनेटेड जो आपका मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है। बोन एंड जॉइंट्स जो है आपके स्पाइन के उनमें पॉट्स डिजीज़ हो जाती है। सो कॉजेज़ क्या होते हैं, जो मेन कॉज होता है टीबी का वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। ये एक स्मॉल एरोबिक और नॉन मोटाइल बैसिलस है और ये एवरी 16 to 20 आवर्स में डिवाइड करता है। तो जो माइकोबैक्टीरिया होता है ना उसकी बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। अगर आप ग्राम स्टेन परफॉर्म करते हो तो जो आपका एमटीबी है वो क्या करेगा, यानी कि माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, या तो वो स्टेन काफ़ी ज़्यादा वीकली ग्राम पॉजिटिव दिखाएगा या डाई रिटेन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, माइकोलिक एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जो एमटीबी होता है वो ये सारे वीक डिसइंफेक्टेंट को क्या करता है, विदस्टैंड कर जाता है, सह लेता है, ठीक है। और फिर वो उस ड्राई स्टेट में भी काफ़ी हफ्तों तक लिविंग कंडीशन में रह सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसी नेचर की वजह से जो बैक्टीरियम है वो सेल्स में ही ग्रो करता है, बाहर ग्रो नहीं करता है। यानी कि जो आपका ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो लिविंग कंडीशन में तब आता है जब वो होस्ट की बॉडी में सेल्स में एंटर करता है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो इसकी कॉजेज़ क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम एफ्रेनिकम, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटाई, माइकोबैक्टीरियम बोविस, ये सारे के सारे आपके ट्यूबरकुलोसिस की स्पीशीज़ है। बस इसमें मेन कॉज आपका जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। सो नाउ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए जो पेशेंट होता है जिनको एक्टिव टीबी होता है, तो अगर वो कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, स्पिट कर रहे हैं, तो वो एरोसोल ड्रॉपलेट्स जो होती है उनको एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है। तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, आपकी डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं, ठीक है। इवन की बहुत स्मॉल अमाउंट, यानी कि अगर आप इन्हेलेशन भी कर रहे हो बहुत एट द लोएस्ट, तो मिनिमम 10 बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं टू कॉज द इन्फेक्शन। तो जो जिन लोगों को ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक यानी कि काफ़ी टाइम से क्रॉनिकली टीबी चल रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग जो उन टीबी पेशेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं ज़्यादातर, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है टीबी होने का, ठीक है। जो पेशेंट है वो एक्टिव है, ठीक है, और उसकी टीम यानी कि किसी पेशेंट को टीबी है बट उसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो भी वो दूसरों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो आपका ट्रांसमिशन होता है टीबी का वो मोस्टली एक्टिव टीबी वाले पेशेंट से होता है, ठीक है। और क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्टेजियस होते हैं क्योंकि उनमें प्रेजेंटली वो जो बैक्टीरिया है वो वर्किंग कंडीशन में, बट लेटेंट वाले दे कांट कॉज मच इन्फेक्शन टू द पेशेंट, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होने की वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक कि कितना ज़्यादा जो कैरियर है वो कितना स्नीज़ या कफ कर रहा है, ठीक है, और जो ड्रॉपलेट्स यानी कि कितने अमाउंट में बॉडी से आउट हो रही हैं, ठीक है। वेंटिलेशन कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है पेशेंट को, एक्सपोजर का टाइम कितना है आपका, ठीक है। फिर जो आपका एमटीबी स्टेन हो रहा है तो वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन आपका क्या है कि स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो उन्हें प्रिवेंट करने के लिए यानी कि अब एक्टिव पर्सन है, ठीक है, आप उसका पर्सन टू पर्सन जो है इन्फेक्शन जो है अगर आप उसको क्या कहते हैं उसकी चेन ब्रेक करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो कम स्प्रेड हो, तो आपको पेशेंट को जल्दी से जल्दी एंटी टीबी जो ड्रग्स होती हैं वो स्टार्ट करनी होती है आपकी पेशेंट की। और आफ्टर 2 वीक्स के ट्रीटमेंट के बाद इवन जो थोड़ा जो आपका पेशेंट है जो कैरियर है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाता है और वो ज़्यादा उतना कॉन्टेजियस नहीं रहता है, ठीक है। और अगर एक न्यूली इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको 3 to 4 वीक्स लगते ही हैं, ठीक है, अपने इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए।
सो नाउ कम्स पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है, जो टीबी इन्फेक्शन होता है आपका, वो कब शुरू होता है, जब बेसिकली माइकोबैक्टीरिया जो है आपके पल्मोनरी एल्वोलाई में एंटर करता है, ठीक है। फिर वहाँ वो इन्वेड करता है, ठीक है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है, एल्वोलर मैक्रोफेजेस में, ठीक है। तो जो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो क्या बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, फॉरेन बॉडी की तरह आइडेंटिफाई करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं फैगोसाइटोसिस कि हम उसे एलिमिनेट कर दें। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बैक्टीरियम होता है वो आपको पता है माइक्रोफेज से एनवेलप होता है, तो वो क्या करता है, वो स्टोर हो जाता है टेम्परेरीली मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में, जिसको बोला जाता है फैगोसोम, ठीक है। तो मैं आपको रिपीट करके एक बार फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो आपकी एल्वियोलर सैक में जाता है, पल्मोनरी एल्वियोलाई में जाता है, एंटर करता है, इन्वेड करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं। तो मैक्रोफेजेस का वर्क आपको पता है कि वो पहले मतलब फॉरेन बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो बैक्टीरियम को एज अ फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं कि एलिमिनेट करें, ठीक है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस का नेम होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के टाइम पे बैक्टीरिया जो होता है वो मैक्रोफेज से एनवेलप हो जाता है, और फिर वो होता है आपके टेम्परेरीली मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में स्टोर हो जाता है, जिसको फैगोसोम बोला जाता है। तो जो फैगोसोम होता है वो आपका लाइसोसोम से कंबाइन होता है और फैगोलाइसोसोम फॉर्म करता है। फैगोलाइसोसोम में जो सेल होता है वो क्या करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन यूज़ करता है ऑक्सीजन स्पीशीज़ को, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, बैक्टीरिया को किल कर सके। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो थिक होता है, ठीक है, उसमें लिपिड बाई लेयर होती है, माइकोलिक एसिड की लेयर प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करती है, उसको इन्हीं टॉक्सिक एसिड से, ऑक्सीजन रिएक्टिव से क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। तो फिर इस वजह से वो मैक्रोफेजिस के अंदर भी रिप्लाई करता चला जाता है और सेल जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ये देखिए मैक्रोफेज आया, बॉडी के अंदर एंटर किया, यहाँ ल्यूकोसाइट्स हुए, ग्रेन्युलोमा एंड दिस एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। जो प्राइमरी साइट होता है इन्फेक्शन का वो लंग्स ही होता है, और उसमें उसे बोला जाता है गॉन फोकस, ठीक है, गॉन फोकाई भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपके अपर जो आपका अपर पार्ट ऑफ द लोब होता है, ज़्यादातर ये वहीं लोकेटेड होता है, ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब, यानी कि अपर लोब के लोअर पार्ट में और लोअर लोब के अपर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है लंग्स का, वो इन्फेक्शन से भी होता है, आपके अब इन्फेक्शन से ही होता है, बेसिकली ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन से भी हो जाता है। तो इसको बोला जाता है साइमन फोकस। अगर वो आपके ब्लड से इन्फेक्शन आ रहा है, दैट इज़ साइमन फोकस और साइमन फोकाई, और अगर वो एयरबॉर्न है तो वो गॉन फोकस और गॉन फोकाई हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आता है आपके, ये लंग के टॉप पे होता है, ठीक है। ये जो हिमेटोजेनस ट्रांसमिशन होता है, ये जो होता है आपके डिस्टेंट साइड से आता है, लाइक कि पेरिफेरल लिम्फ नोड्स है वहाँ की, किडनी से आ गया, ब्रेन से आ गया, बोन से आ गया। तो ये सारे साइमन फोकस आपका फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स होते हैं ये डिजीज़ से अफेक्ट होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फिर आपके हार्ट को, स्केलेटल मसल्स को, पैनक्रियाज को, थायराइड को, सबको अफेक्ट करता है। इफ़ ये जो आपका टीबी बैक्टीरिया है उसकी एंट्री आपके ब्लड स्ट्रीम में हो जाती है किसी डैमेज टिश्यू की वजह से, तो वहाँ से वो पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट होता चला जाता है और बहुत सारे फोकाई ऑफ इन्फेक्शन बनाता रहता है, ठीक है। जो छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के ट्यूबेसेल्स फॉर्म हो जाते हैं टिश्यूज़ में, ठीक है, लीजन्स टाइप के फॉर्म होते हैं। तो ये सीवियर फॉर्म होता है टीबी का, ठीक है, और ये यंग चिल्ड्रंस में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, HIV पेशेंट्स में मिलता है। तो इसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ट्रीटमेंट देते हैं एंटीबायोटिक से, ठीक है, सो दैट कि बैक्टीरिया किल हो सके, हीलिंग हो सके अच्छे से। सो नाउ कम्स डायग्नोसिस। तो एक्टिव टीबी को कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है, कि आप पहले तो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके 2 वीक से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। लाइक कफ हो रहा है पेशेंट को बहुत और वो 2 वीक से ज़्यादा रह रहा है, तो ये आपको साइन एंड सिम्टम देखने हैं। फिर आप चेस्ट एक्सरे करते हैं, मल्टीपल स्प्यूटम कल्चर्स करते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई को देखने के लिए, ठीक है। ये इनिशियल आपका इवैल्यूएशन होता है। फिर इंटरफेरॉन गामा देखते हैं, इसमें रिलीज एसेस करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस आता है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये उन पेशेंट्स में होता है जिनमें लेटेंट, वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं हैं बट दे कैन डेवलप टीबी,
तो वो हाई रिस्क पे होते हैं। तो ठीक है, जिनको पहले कभी वो इम्यूनाइज हुए होते हैं तो वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आपका शो कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता भी है। ठीक है, तो जो फॉल्स टेस्ट होते हैं वो इसीलिए भी हो जाते हैं, किसी पेशेंट को सार्कोइडोसिस हो रखा है, हॉजकिन लिम्फोमा है, माइल न्यूट्रिशन है, ठीक है, या फिर उन्हें किसी को एक्टिव टीबी है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक्टिव टीबी के अलावा बाकी कंडीशंस में भी कभी फॉल्स टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसेस किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। ठीक है, जिन ये उनका किया जाता है अगर आपका मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद आप ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके इम्यूनाइजेशन से या फिर आपके माइकोबैक्टीरिया किसी से भी अफेक्ट नहीं होता है। तो ये फ्यूअर फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट लाता है, यानी कि एक्यूरेसी करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, IgRA जो होता है वो आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ा देता है। ठीक है, स्किन टेस्ट के साथ साथ। तो यानी कि अगर आप स्किन टेस्ट नहीं करा, आपने डायरेक्टली ये किया तो ये लेस सेंसिटिव होता है। अगर आपने पहले स्किन टेस्ट किया है उसके बाद आप ये कर रहे हैं तो थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सो अब आप ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के लिए? तो आप इसमें बेसिकली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं पेशेंट को। ये वो ड्रग्स होती हैं जो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करती हैं। ठीक है, ये फिजिशियन प्रिस्क्राइब करे तभी आपको प्रोवाइड होती है, टैबलेट की फॉर्म में आती है, कैप्सूल, लिक्विड, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी आती हैं। ठीक है, मोस्टली कॉमन जो यूज़ है वो साइक्लोसिरिन, इथेम्पिटॉल, इथिनोमाइड, ठीक है, आइसोनायाजाइड और प्रायजिनामाइड एंड रिफैम्पिसिन काफ़ी कॉमनली यूज्ड है। तो ये इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होती हैं उसमें थ्री मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग और न्यूअर ड्रग्स में ही आता है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होते हैं वो आइसोनायाजाइड है, रिफैम्पिसिन है, ठीक है, पायराजिनामाइड है, थैम्ब्यूटामॉल है और स्टेप्टोमाइसिन है। सेकेंड लाइन ड्रग्स वो होती है आपकी थायासीटाजोन, पैरामिनोसैलिसाइक्लिक एसिड, इथोनामाइड, साइक्लोसिरीन, कैनामाइसिन, नमीकासिन, कैपेरोमाइसिन। न्यूअर ड्रग्स क्या हैं आपकी इसके लिए? रिफाब्यूटिन, सिप्लोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजीथ्रोमाइसिन, ये आपकी न्यू ड्रग्स। नाउ कम्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी डॉट्स। ठीक है, डॉट्स आपका 1997 में आया था। ठीक है, उसके बाद बाय 2006 जो है वो पूरी एंटायर कंट्री को कवर किया था। बहुत कॉमनली यूज, बहुत फास्टली एक्सपेंडिंग हेल्थ प्रोग्राम है इंडिया में। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपको मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये भी कंफर्म करता है कि जो पेशेंट है उसने वो ली हैं ड्रग्स। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिन्यूएशन फेज़ में लिया जाता है, पेशेंट को टैबलेट दी जाती हैं, उसके बाद उनको टैबलेट्स दी जाती है। तो इसमें ड्रग्स जो आती हैं वो आइसोनायाजाइड, रिफैम्पिसिन और पायराजिनामाइड, इथेम्बिटामोल और स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्केड्यूल क्या है कि रोज़ लेना है, डॉट के अंदर रोज़ लेना है, ड्यूरेशन 8 वीक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका ड्रग आता है, नेक्स्ट ड्रग फर्स्ट 8 वीक्स के बाद आइसोनायाजाइड और रिफैम्पिसिन। ठीक है, पर वीक 2 लेनी होती है। ठीक है, डॉट के अकॉर्डिंग स्केड्यूल्ड है डोज, और ड्यूरेशन 16 वीक्स की होती है इसमें। ठीक है, so thank you guys, hope you all like the video, and if you have any queries please drop them in the comment section, and don't forget to like, subscribe and share my channel and keep supporting. Thank you so much.